हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो बच्चों मैग्नेटिज्म में हमारा जो बेसिकली दो टॉपिक रहेंगे। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब हम किसी वायर में करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से कोई चार्ज वायर एक मूविंग चार्ज के पास जाने पर किस तरह से फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, तो उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं ऋषि शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल physicstat.com पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट था जो बताया गया था ऑरस्टेड के द्वारा कि उसने क्या किया, वायर लिया इस तरह से और इस वायर में करंट फ्लो ऑलरेडी है आई। यहाँ पर कहीं दूर एक चार्ज रखा हुआ है जो किस स्टेट में है, रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक, तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व ये किया गया कि जब इस चार्ज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये चार्ज रेस्ट में था, इस पर एक फोर्स फील्ड नहीं होनी चाहिए थी और वाकई में कोई फोर्स फील्ड हुई भी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ये चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुई। अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल हमारी चीजें मैच कर रही थी। लेकिन अचानक से जब इस चार्ज को कुछ स्पीड दे दी गई, कुछ वेलोसिटी दे दी गई, कुछ रफ्तार दे दी गई, तो क्या हुआ, ये चार्ज ऐसे जाना चाहता था, हमने इस पर अपने पास से ऐसे कट गया, अपने पास से क्या हो गया, डेविएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो यहाँ पर इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुई, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होती तो रेस्ट पर भी लगती। इसका मतलब ये एक नई तरह की फोर्स है जो किसके द्वारा एक्सपीरियंस हुई, चार्ज वायर के द्वारा एक्सपीरियंस हुई। इस चार्ज वायर में करंट था, इस चार्ज वायर में करंट था, जब इसने जब तक अपना इफेक्ट शो नहीं किया, जब तक ये किसमें था, रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ी सी रफ्तार दी गई, थोड़ी सी वेलोसिटी दी गई, अचानक से इसने अपने पाथ को डेविएट कर दिया। भाई एक्चुअली में ये जाना कहाँ चाहिए था, सीधा, हमने सीधी सीधी वेलोसिटी दी, लेकिन ये अपने पाथ से मुड़ गया। और अपने पाथ से मुड़ना, किसी को उसके रास्ते से हटा देना, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। मीन्स इससे एक नई तरह की फोर्स लगी जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट यही था। और ने क्या देखा कि एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो कराई, उसके पास कोई चार्ज रखा, चार्ज रखने के बाद वो चार्ज अगर रेस्ट में था तो उस पर कोई फोर्स फील नहीं हुई क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब चार्ज रेस्ट में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। जब चार्ज को रफ्तार दी गई तो इस रफ्तार में इस पर एक फोर्स काम की गई। क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं थी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होती तो रेस्ट पर भी लगती, तो एक नई तरह की फोर्स जनरेट हुई जिसे बाद में मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया गया। इतनी कहानी पता लगी, अच्छी बात है। चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जब किसी वायर में आप करंट फ्लो कराते हो, जब किसी वायर में क्या फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके अराउंड क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हमने पढ़ा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से एक्सपीरियंस हुआ, आंसर इस फोर्स की वजह से। भाई ये चार्ज ऐसे जा रहा था, अपने आप छोड़ न गया, यहाँ पर करंट है, तो इसका जो रेंज है, इसका जो एरिया है, उस एरिया में चार्ज चल रहा था, उसने फोर्स लगाई, उसको बाहर की तरफ धकेल दिया, अंदर का भी धकेल दिया, डिपेंड्स ऑन फील्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वायर में, करंट कैरिंग वायर में क्या प्रोड्यूस होता है, फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इस मूविंग चार्ज पर, याद रखना, मूविंग चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुई। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगी, रेस्ट चार्ज पर कि मूविंग चार्ज पर, तो आंसर मूविंग चार्ज पर। तो मूविंग चार्ज पर एक फोर्स लगी, किसके कारण लगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगी। तो अल्टीमेटली हम लोगों को इस चैप्टर में दो ही चीजों की स्टडी मिली भी करनी है, उनके नाम अब देखते हैं।
इतनी बात क्लियर हुई कि किस तरह से चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स काम करती है। ठीक, चलिए देखिए, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीजें मिली। नंबर पर कि हमें इसमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक तो कैलकुलेशन हो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब तक हमें नहीं पता होगा जब तक हम फोर्स के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। दूसरी चीज, अगर मुझे मैग्नेटिक फोर्स की फील्ड की कैलकुलेशन मिल जाए तो मैं मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बता सकता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा दो इस चैप्टर में, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें अल्टीमेटली हमें ये दो चीजें डिस्कस करनी है, मेजर टॉपिक है। एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे और दूसरा किस तरह का मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें जनरली हमें दो लॉ पढ़ने हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ। इन द सेम वे हमें कैलकुलेशन करने के लिए दो ही लॉ की रिक्वायरमेंट है, एक है बायट-सेवर्ट लॉ, बायट-सेवर्ट लॉ, और दूसरा है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बेसिकली आपको इन दो मेजर टॉपिक्स की स्टडी करनी है कि इन दो लॉज के बेस पर हम किस तरह से किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बालकों, तो मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन तो उसके बाद करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने की किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले इन लॉ को समझना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझते हैं, देन वी गो टू एम्पियर सर्किटल लॉ। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, ये नोट डाउन हो गया। चलिए और बातें करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। तो देखिए बच्चों, अब चूंकि टाइम थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है बोर्ड के लिए, एग्जाम आने वाले हैं, तो तैयारी करते रहिए। बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, सुनिए इसकी बात। इसने जो ये रिजल्ट था बेसिकली एक्सपेरिमेंट से ही निकला था, जब किसी करंट कैरिंग वायर में हमने यहाँ पर कोई पॉइंट माना P, जो कि यहाँ पर हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, मान के चलते हैं DL। इस DL से इसकी डिस्टेंस हमने मानी सपोज R है, ये कुछ एंगल बना, से इट इज थीटा। नाउ तो इसमें क्या देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट DL से dB। तो जो dB था, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ स्मॉल एलिमेंट के कारण, वो किस किस पर प्रोपोर्शनल है। पहली बात करंट पर, करंट जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, dB इज प्रोपोर्शनल टू DL वेक्टर। तीसरा पॉइंट, dB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, मीन ये वाला कंपोनेंट इसका। और फोर्थ पॉइंट, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन चारों को कंबाइन करें तो dB प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो इसे कहते हैं बायट-सेवर्ट लॉ। आपको ये याद हो अच्छी बात है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जरा थोड़ा नोट डाउन करें।
अगर हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, तो देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायस सेवर्ट लो डी बी वेक्टर बना। बच्चों करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इससे कोई वेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पर वेक्टर बन सकता है dl sin थीटा, तो यहाँ पर क्या करें, इसको dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और कुछ देर के लिए यहाँ पर हम आर कैप लिख लेते हैं। इसको थोड़ा ओपन करें, आर कैप की आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर कैसे खुलता है, वेक्टर आर अपॉन इट्स मॉडुलस। इसको यहाँ पुटअप करें तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i dl r sin थीटा अपॉन r की पावर 3। अब तो यहाँ ध्यान से देखो, जो dl एलिमेंट है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब dl एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। r की अपनी पोजीशन, r एक पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर जो dl और r है, अगर मैं इसको लिखिए dl r sin थीटा है। हमने a क्रॉस b का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है a क्रॉस b, a b sin थीटा। यहाँ पर sin थीटा है, b के प्लेस पर r लिख देता हूँ, a के प्लेस पर dl लगा, तो उनके बीच में क्रॉस लगा दूँ। तो बेसिकली जो ये टर्म बनी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बराबर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी आप इसमें रखें भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। ज्यादातर यूज इसी का होगा। अब इसमें बच्चों क्रॉस आ गया, इट मीन जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आंसर आएगा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। जैसे थंब रूल हुआ, पाल्म रूल हुआ, तो ये आपको आने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मुझे ये बताना है कि जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो छोटे इलस्ट्रेशन लेते हैं पहले इसके लिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो मैग्नेटिक बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। थोड़ी सी बातें और कर ले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज कांस्टेंट, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ के बराबर होगी। यूनिट आप लिखना चाहो लिख सकते हो, b इज टेस्ला मीटर स्क्वायर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द यूनिट। यहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। इसको थोड़ा कंपेयर करें अगर हम किससे, कूलाम्ब लॉ से, तो देखो अगर मैं इसको कूलाम्ब लॉ से कंपेयर करूं तो क्या आएगा, सी कूलाम्ब लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो जब ज्यादा अगर हमें डिफरेंस की बात करनी है तो डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पर डिपेंड होता है, जबकि फोर्स एंगल पर इंडिपेंडेंट होते हैं, एंगल में नहीं आ रहा। चार्ज Q1 Q2 है, स्केलर है। दूसरा अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो ये भी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये भी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट आता है वो एप्सिलॉन नॉट आता है। इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा परमिएबिलिटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो दोनों में आप अंतर याद रखेंगे, परमिटिविटी यूज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिएबिलिटी यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई इतनी बातें, आगे चलें, इसे नोट कर लें। हो गया ये, चलिए थोड़ा आगे बढ़े, कुछ इलेक्ट्रेशन लेंगे कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन को, क्योंकि जरूरी है। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे, उसमें हम इसके कुछ डेरिवेशन करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, और फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे जो आपको यूजफुल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन निकालने की, कि
डायरेक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखें सबसे पहले सिंपल यूज करते हैं। मान लो मेरे पास एक वायर है, ये रहा, इस वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रही, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है P पॉइंट पर कितना होगा। तो पहले हम पाल्म रूल यूज करते हैं। कौन सा रूल यूज करेंगे? पाल्म रूल। तो ध्यान से देखें, पाल्म रूल क्या कहता है, अंगूठे को, अपने राइट हैंड के अंगूठे को पुट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुट करा, फिंगर को उस प्लेस पर रखें जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो अंगूठा ऐसे था, करंट नीचे तो नीचे रखा, ऐसे दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसे हो गया। फिर उंगलियां, फिंगर पॉइंट की तरफ, जो पाल्म हो गया आपकी वो अंदर की तरफ को जा रही, मतलब अंदर की तरफ को ऐसे जा रही। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा दें, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दो चीजें सिंबल याद रखेंगे आप, एक क्रॉस और एक डॉट। अगर क्रॉस होगा तो इनवर्ड का साइन, और डॉट होगा तो आउटवर्ड का साइन। क्लियर हो गई इतनी बात, ये दो चीजें। दूसरा इलस्ट्रेशन देखें, मान लो, मान के चलो करंट ऐसे जा रही है, दिस वन करंट, यहां पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, अब करंट कहाँ है, अंदर है, क्रॉस बना हुआ है अंदर, मतलब अंगूठा अंदर की तरफ रखोगे, देखो रखा है अंदर की तरफ, तो फिंगर उस पॉइंट की तरफ है, तो फील्ड कहाँ होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे। अगर हम इसको चार्ट पर ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ये बेसिकली इस तरह से कुछ, यानी ये इस डायरेक्शन में आएगा। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। एक कुछ और देखें, मान लो यही क्वेश्चन होता और ये करंट ऐसे होता और इसी डायरेक्शन में निकालना होता हमें, तब क्या करते, तो उसको दोबारा प्लॉट करें। अब देखिए करंट कहाँ जा रही, ना ना अंगूठा कहाँ चाहिए, जिस डायरेक्शन में करंट, और करंट डॉट इंडिकेट करता है आउटवर्ड को, तो आप अंगूठा बाहर की तरफ रखोगे। देखो ऐसे था, नहीं काम चला, ऐसे घुमा दिए, बाहर को निकला, पॉइंट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट दैट वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कैसे होगा, ऐसे मीन इस डायरेक्शन में, एंड द डायरेक्शन इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गई बच्चों इतनी बातें। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशन करें, इन्हें पॉइंट आउट करो अपनी नोटबुक में। चलिए रख करें, ओके। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशन देखें बच्चों। अब मान के चलो हमारे पास करंट है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो कोई सर्कल की शेप है, ऐसे मान के चल सकते हैं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही, ऐसे कहीं जा रही होगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कहाँ होगा। नाउ वी यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फिंगर को, अब सुने जरा, फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हो रही है। देन दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखें बच्चों, ऐसे गया अंगूठा कहाँ, अंदर, ऐसे गया अंगूठा कहाँ है, अंदर, ऐसे गया अंगूठा कहाँ है, अंदर, मतलब यहाँ पर क्रॉस बना दूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा एक और ले सकते हैं, मान के चलो इसी को हम लेते हैं इस फॉर्म में, चलो ये ले लेते हैं इसी फॉर्म में, ये करंट है, इस डायरेक्शन में जा रही है आई,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बताओ क्या होगा। तो आप यूज क्या कर सकते हैं, थंब रूल, बड़े आराम से। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, देखो सिंपल ऐसे तो यूज हो जाएगा, पाल्म रूल यूज करो, अंगूठा। तो सबसे आसान तरीका ये है, जनरल या किसको, थंब रूल को तभी यूज है जब वायर सर्कुलेटर करंट इस तरह से मूव कर रहा हो तो ज्यादा आसान है। स्ट्रेट वायर के सबसे सिंपल रूल क्या होता है, पाल्म रूल। पाल्म रूल की डायरेक्शन बड़े आराम से निकल जाएगी। ऐसे अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट आउट करो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और देखो पाल्म अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। मान लो ये करंट नीचे आई हुई होती तो क्या करते, ना ना गलत हो गया, उल्टा कर दो, कहाँ जा रही है, बाहर को, तो यहाँ पर अब क्या हो जाता, फील्ड आउटवर्ड। क्लियर हो गई इतनी बातें, कहाँ जा रही है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा जो बायो सेवर्ट निकलता है, वो ये बताता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब मान के चलो, ध्यान से देखो, यहां पर कहीं मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं इस तरह से, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लूं P, ये डायरेक्शन हो गई R की, तो dl ये जा रहा, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, तो dl को कल करो इन द, जैसे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जोड़ देता हूं, मान लो A वेक्टर इस डायरेक्शन में है और B वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये थोड़ा अंदर को बना रहा हूं, दिखेगा नहीं, बट कैसे है, मान के चलो A वेक्टर कैसे है, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में B वेक्टर ऐसे बना हुआ है, A ऐसे अंदर की तरफ को, तो ये अंदर है, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन बतानी है हमें बच्चों। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए, मान लो A क्रॉस B हमें निकालना और इसका आंसर जाएगा C। तो क्या करना है, फिंगर A की डायरेक्शन में रखो, रखी, B की डायरेक्शन में कर्ल करो, ये अंदर है तो ऐसे रखेंगे, A में रखा, B अंदर तो ऐसे कर्ल करेंगे, अंगूठा कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B एंड लेट अस आई कॉल C वेक्टर। क्लियर हो गई। इसमें भी देखो A कहां है, DL ऐसे जा रहा, तो DL ऐसे रखा हमने, R कैसे रखी है, ऐसे में वायर है, और ये कहां जा रहा, R इधर जा रहा, तो कैसे गाएं इसको, DL और R। बेस्ट तरीका वही है, इसमें भी यूज करें आप सिंपल ये वाला रूल। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस अंदर की तरफ को जाती हुई। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इलस्ट्रेशन थे, समझ आ गए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर एक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखें, मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, चलिए बुक पे ले लेते हैं अपनी, बिना इधर उधर घूमे हुए। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास एक वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है और 8 एम्पीयर की करंट कैरी कर रहा है। मतलब एक ऐसे वायर है नॉर्थ साउथ में रखा, मतलब इस तरह से होगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इससे कितना करंट कैरी किया हुआ है, इसने 8 एम्पीयर का करंट कैरी किया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो 8 एम्पीयर होगा कहीं पर। अच्छी बात है, आगे देखें, फाइंड द magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter in north east direction। north east direction में निकालना है, तो इसको चार्ट को कंप्लीट करो, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट हो गए हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर कहीं होगी, मान लो ये कहीं है, तो यहाँ से ये निकालना है बेसिकली। नॉर्थ ईस्ट है तो एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 45 डिग्री का। स्मॉल एलिमेंट उसने दे रखा है, इसने कहा
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। केवल 1 सेंटीमीटर की पीस के लिए करना है, पूरा जितना भी दे रखा हो यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर का पीस मान लिया, ये रखा हुआ, ठीक है। एंगल इससे बनेगा 45 डिग्री, तो थीटा हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। डीएल की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। आर दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, आर इज गिवन बाय 200 सेंटीमीटर, तो इट इज 200 सेंटीमीटर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन जीरो लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी चीजें पहले ही पता है। तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 to the power -7, I is 8 एम्पियर, dl is 1 centimeter means 10 to the power -2, sin theta is 45, 1 upon root 2 upon r square is 200 centimeter means 2 meter, it is 4 2 ja 8, 2 under root 2, so dB is equal to root 2 into 10 to the power -9 टेस्ला। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आंसर को, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गई बच्चों हमारी इतनी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी तरह से कुछ। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी निकालो। करंट कैसे जा रहा ऊपर ऐसे, तो नॉर्मल होगी प्लेन ऑफ पेपर के इस तरह से बनी हुई क्रॉस। क्लियर हो गया। देखो ऐसे करंट एलिमेंट ये रहा, ऐसे आप रखो अंदर को। चलिए कुछ और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें हम वेक्टर यूज करेंगे। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। डेल्टा एल दे रखा है आपको कोई एलिमेंट डेल्टा एक्स आई कैप के इक्वल, और इसमें ये कहा कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही, जो ये ओरिजिन पर रखा हुआ है कोई एलिमेंट डेल्टा है, और इसमें करंट फ्लो हो रही 10 एम्पियर की, आई इक्वल टू 10 एम्पियर। What is the field on y-axis at a distance of 0.5 मीटर। y-axis पर फील्ड निकालना है, तो यहाँ जानते हो पहले एक्सिस बना लो, x एक्सिस y-axis। यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट रखा होगा बच्चों dl, जिसकी वैल्यू डेल्टा एक्स आई कैप के बराबर है। डेल्टा एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर निकालना है इस पॉइंट P पर से, जो कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है 0.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये आपका R हो गया। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, dB इक्वल टू कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। तो dB equals to mu upon 4 pi 10 to the minus 7 into I is 10, dl cross R is dl sin theta upon R square। dl कितना है 1 सेंटीमीटर, dl डेल्टा एक्स क्या है, इसको ऐसे ही उठाकर रख देते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये I कैप के बराबर आएगा भाई, डेल्टा एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये I कैप क्रॉस R किस डायरेक्शन में है ध्यान से देखें, R किस डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 j कैप, यहाँ 0.5 नहीं लिखते j कैप लिख लो, बाहर लिख रहे हैं 10 की पावर -2 इसके लिए आया क्योंकि 1 सेंटीमीटर था, क्या लिखोगे 10 की पावर -2 मीटर, और मल्टीप्लाई कर लेगा इसको 0.5 से अपॉन R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 0.25। तो कैलकुलेट करो उसको, dB इक्वल टू कितना है देखो 10 की पावर -7, इसको पॉइंट हटाओ, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 5 4 22, तो 2 into 10 to the power 6 और 2 8 -8 टेस्ला।
दिस इज द आंसर और नॉट? मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुई है बच्चों, 4 आ रहा है मल्टीप्लाई में इसके। जस्ट वेट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर sin 90 is 1 4.5 just wait, we calculate it again. b equal to 10 to the power minus 7, I is 10, dl cross r, dl sin theta means 10 to the power minus 2, sin 90 is 1 upon r square, it is 0.25 multiplied by 100, this 4, okay, 4 into 10 to the power minus 4 to the 8 टेस्ला, कितना आ जाएगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो डीएल किस डायरेक्शन में है? आई डायरेक्शन में, आई क्रॉस आर किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? के बराबर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा जेड डायरेक्शन में। अब जेड पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? अब यहाँ आई क्रॉस जे आ रहा है तो पॉजिटिव होगी। मान लो ये जे क्रॉस आई आता तो क्या लिखते? माइनस के, यानी कि जेड डायरेक्शन नेगेटिव होगी। क्लियर हो गई? यहाँ पे वैसे निकालो रूल पे अपने और कैलकुलेट करो कि जेड डायरेक्शन यही आएगी या कुछ और आएगी। तो देखो इसको इसमें निकालना है। करंट किस डायरेक्शन में जा रही है? करंट जा रही है along this direction, this दिए गई डायरेक्शन में, तो यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं होता, यहाँ जाएगी। जी डायरेक्शन एलिमेंट रखा हुआ है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, नहीं जाएगी, ऐसे आप कर दो। अब यहाँ से देखो जेड बाहर को आ रहा है, अंदर को जाओ तो नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बाय बात हमने पढ़ा, आगे के कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे कि अगर एक स्ट्रेट वायर हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, एग्जाम आने वाले हैं। थैंक यू।